हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 में हमने प्रश्न नंबर 250 तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों के इसे राजन सीरीज में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे का जो भी प्रश्न है कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाले दोनों प्रशिक्षुओं के साथ या जो भी DLED कर रहा है उसे ये क्लास शेयर जरूर कर दें, ये चैनल शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लगभग हमने 250 प्रश्नों अति लघुत्तरीय प्रश्नों को प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ लिया है। देखिए 251वां प्रश्न है ये। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। इसके पहले अगर आपने 250 प्रश्नों को प्रैक्टिस नहीं किया है, उसका उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो प्लेटो की एक प्रमुख रचना क्या? द रिपब्लिक या द लॉज। ठीक है, LAUDGE, द लॉज हो गया या द रिपब्लिक। प्लेटो की दो रचना हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 252। प्रश्न नंबर 252 क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य लिखिए। 2020 में पूछा है। तो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। ये क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना इसीलिए हुआ था कि जो भी विषम परिस्थिति में क्या करेंगे, जीवन यापन बालिकाएं कर रही हैं, उनको आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। प्रश्न नंबर 253 क्या है? भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? ये भी देखिए 2020 में पूछा है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, NCT हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्था हो जाएगा। 254, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार लिख सकते हैं या किसी के भी अनुसार लिख सकते हैं शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा का अर्थ होता है मानव का पूर्ण विकास करना, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, उजागर करना, ये सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम लोग लिख लेते हैं। तो मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। तो मनुष्य का संपूर्ण प्रकटीकरण यानी कि टोटल उसका पर्सनालिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है। संपूर्ण प्रकटीकरण का मतलब ये हो जाएगा जो सामने से वो और आंतरिक रूप से दिख रहा है। संपूर्ण प्रकटीकरण वो चाहे शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक या चेतना के स्तर पे ये होता है। तो संपूर्ण प्रकटीकरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 255, शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। तो बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास। तो शिक्षा का जो भी आपको उद्देश्य दिखते हैं आप लोग लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 256, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? 2020 में पूछा है। वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 257, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। 2020 में पूछा है। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो और नमक सत्याग्रह। कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन लिख सकते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो या नमक सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 258, पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। तो जल संचयन एवं वृक्षारोपण। पर्यावरण को आप कैसे संरक्षित रख सकते हैं? जल का संचयन करके, ताकि आने वाली पीढ़ी को क्या शुद्ध जल मिल सके, और वृक्षारोपण करे तो शुद्ध वायु मिल सके। आपको पता है जीवन जीने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन की जरूरत होती है, जो वृक्षों से मिल जाएगी, और शुद्ध जल आपको जल संचयन से मिल जाएगा। तो ये क्या जाएगा? पर्यावरण संरक्षण के ही तो दो उपाय हुए। प्रश्न नंबर 259, किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। 2020 में पूछा है। तो चार नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए? इंसान के अंदर सच्चाई होना चाहिए, झूठ ना बोले, ईमानदारी होना चाहिए, दूसरे का चोरी ना करे, हर एक चीज में ईमानदारी, काम में चाहे पढ़ाई में, दयालुता होनी चाहिए उसके अंदर। मनुष्य और रोबोट में क्या अंतर है कि रोबोट के अंदर दयालुपन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मनुष्य हैं तो दयालुता रखिए, तथा मैत्री, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। तो सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता तथा मैत्री, ये चार नैतिक मूल्य हो गए। प्रश्न नंबर 260, 260वां प्रश्न क्या है? वैदिक काल में विद्याध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था?
तो वैदिक काल में विद्याध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ और कब समाप्त? तो सामान्यतया शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष से 4.5 अथवा 5 मास की होती थी। वैदिक काल में क्या होती थी? शिक्षा की अवधि 1 वर्ष में 4.5 अथवा 5, यानी कि 12 महीने में कितना दिन पढ़ना था? 4 या 5 महीना। ठीक है, 4.5, ठीक है, 4, 4.5 और 5, साढ़े मतलब 4.5 से 5.5 ही महीना, पूरे 12 महीने में पढ़ना था वैदिक काल में। विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह। तो जब श्रावण मास का पूर्णिमा आता था तो उस समय उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास, ठीक है, यानी कि नहीं कहते हैं सावन हो आ गया तो सावन मास के पूर्णिमा के उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष, ठीक है, पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। यानी कि श्रावण मास के पूर्णिमा के उपाकर्म, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक काल में जो होता था विद्याधन का स्टार्टिंग श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह, ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा, और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह पे खत्म। यही दो चीजें, श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह और पौष मास की, यानी देखिए दोनों पूर्णिमा है, श्रावण मास में भी पूर्णिमा है और पौष मास में भी पूर्णिमा है। उसमें उपाकर्म समारोह में स्टार्ट होता है और समाप्त कब होता है? छंद मास उत्सर्जनम समारोह में। तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 261, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। जब विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता था तो क्या होता था? समावर्तन संस्कार होता था। क्या होता था? समावर्तन संस्कार। प्रश्न नंबर 262, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, जो प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ब्राह्मणी शिक्षा थी, उस प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। प्रश्न नंबर 263, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। ठीक है, मुख से बोल के पढ़ाई जाती थी, नोट्स वगैरह नहीं बनाए जाते थे। एक तरह से बौद्ध शिक्षा क्या थी? मौखिक थी, ओरली बोल के पढ़ाया जाता था, मुख से बोल के पढ़ाया जाता था और बच्चे सुनते थे। 264, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था, हर एक धर्म में होता है। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर अपने बच्चे को सोना मत दीजिए, गोल्ड गोल्ड मत दीजिए, बच्चे को क्या दीजिए? अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए। ये मोहम्मद साहब कहा करते थे। इस्लाम धर्म के सबसे लास्ट वाले पैगंबर थे ये, मतलब भगवान के दूत थे, एक तरह से कह सकते हैं मोहम्मद साहब। प्रश्न नंबर 265, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ है। हुमायूं नामा क्या है? हिस्टोरिकल ग्रंथ है और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो ऐतिहासिक ग्रंथ था। नेक्स्ट प्रश्न 266, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? तो कथन प्लेटो का है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आप जन्म लेके बेकार कर दिए, तो अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। शिक्षा का इतना महत्व है, प्लेटो ने कहा था। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है। ठीक है,
टीरेमंट के अनुसार क्या है शिक्षा? बाल्यावस्था चाइल्डहुड यानी कि 6 से 12 वर्ष से स्टार्ट होता है और परिपक्वावस्था तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। नेक्स्ट प्रश्न 268। शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। तो शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न 269। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है। प्रश्न नंबर 270। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन विलियम शेक्सपियर का है। ज्ञान ही क्या है? स्वर्ग तक उड़ान का पंख है, ये कथन विलियम शेक्सपियर का है। प्रश्न नंबर 271। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, शरीर क्या है? शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न 272। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ तो आत्माभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। क्या है शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य? यानी कि इंडिविजुअल है, मतलब वो खुद का, मतलब बस बालक पे ही केंद्रित हो। तो व्यक्तिक उद्देश्य का ये क्या है? संकुचित अर्थ है, मतलब बहुत संकीर्ण है ये, मतलब लिमिटेड है, ये संकीर्ण अर्थ है। आत्माभिव्यक्ति और बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, संकुचित हो गया। अब व्यापक अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा समाज, अच्छा वातावरण बनाना, अच्छे मूल्यों मूल्यपरक संबंधों का विकास करना, ये सब क्या हो जाएगा? शिक्षा का व्यापक अर्थ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 273। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है, ये क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ना इसका कोई समय है ना स्थान है, मतलब आडंबरहीन है, अव्यवस्थित है, कहीं पे भी अचानक, कहीं पे भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी व्यक्ति आपको दे सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक तरह से व्यवहारवादी हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 274। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो दूरस्थ शिक्षा में क्या होती है? फ्री एजुकेशन होता है, मुक्त शिक्षा होता है, मुक्त अधिगम होता है, मुक्त लर्निंग, फ्री एजुकेशन, फ्री लर्निंग और पत्राचार शिक्षा। ये क्या जाएगा? दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक। दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा, ये क्या हो जाएंगे? आपकी तीन ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 275। पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षण सामग्री है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। ठीक है, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या होता है? मुद्रित शिक्षण सामग्री, यानी कि उस पर कौन चाहिए? मुद्रित होना चाहिए पत्राचार शिक्षा में, जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। क्या होगा? डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। तो प्रश्न नंबर 276। वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर, वेद पर आधारित शिक्षा या वैदिक कालीन गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा है। वैदिक कालीन शिक्षा क्या हो जाएगा? कोई पूछेगा वैदिक कालीन शिक्षा का परिभाषा बताइए, तात्पर्य बताइए, तो आप कहेंगे वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी? वेद पर आधारित शिक्षा थी जो हम
उस टाइम गुरु के घर अथवा कुल में या गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। प्रश्न नंबर 277, वेद कितने हैं? तो वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 278, सा विद्या या विमुक्तये का क्या अर्थ है? ठीक है, सा विद्या या विमुक्तये का क्या अर्थ है? सा मतलब ऐसा ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना दे। ठीक है, सा मतलब ऐसी विद्या या मतलब जो। सा मतलब क्या होता है? सा मतलब ऐसा या वह या ऐसी विद्या जो विमुक्तये यानी जो छात्र को जीवन संसार के मोह से, मतलब उसको छात्र को जीवन से और संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने का प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। ये क्या होता है? वो ऐसी ज्ञान की बात हो रही है, सा विद्या या विमुक्तये, ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। प्रश्न नंबर 279, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी। गुरुकुल क्यों कहते थे? कि वो गुरु या टीचर के घर पे या उनके खानदान में या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते थे। प्रश्न नंबर 280 देखिए, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। ठीक है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न 281, 281 का प्रश्न क्या है? किसने शिक्षण प्रक्रिया के तीन अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं? तो जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया के तीन अंग बताए हैं, टीचर, स्टूडेंट वही शिक्षार्थी, या सामाजिक इन्वायरमेंट। ठीक है, सामाजिक वातावरण। शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण, शिक्षक, शिक्षार्थी और सोशल इन्वायरमेंट, ये आपके जॉन डीवी ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 282, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो जो भी मनोवैज्ञानिक विचारधारा वाला शिक्षा वाला व्यक्ति होगा या प्रकृतिवादी दार्शनिक वाला विचारधारा वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, वो बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। यानी कि वो क्या है? यानी कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा वाला हो चाहे प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा वाला हो, वो क्या मानता है? बालक केंद्रित शिक्षा को मानता है। प्रश्न नंबर 283, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो डीवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। तो जॉन डीवी ने क्या माना है? शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। प्रश्न नंबर 284, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो जॉन एडम्स ने कहा शिक्षा एक द्विमुखी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या है? इंटरेक्शन को हम लोग एजुकेशन कहते हैं। ये जॉन एडम्स ने बताया है। प्रश्न नंबर 285, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी, देखिए द्विमुखी माना है एडम्स ने, जॉन एडम्स ने, और तीसरा जॉन डीवी ने। ठीक है, जॉन डीवी ने। प्रश्न नंबर 286, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। जिस प्रकार आपका ये चुंबक होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, उसी प्रकार एजुकेशन में भी क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं। इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी है, यानी कि एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ये कथन रॉस का है। ये कथन किसका है? ROSS। ये रॉस मनोवैज्ञानिक का कथन है। प्रश्न नंबर 287, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को तीन भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो तीन प्रक्रिया में। प्रश्न नंबर 288, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है,
शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है, ये कथन प्लेटो का है। प्रश्न नंबर 279 289, तो समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? ठीक है, समाज विहीन व्यक्ति क्या है? कोरी कल्पना है, यानी कि जो व्यक्ति सामाजिक नहीं है, उसके अंदर सामाजिकता का गुण नहीं है, वो क्या है? एक कल्पना है, कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? यह कथन रेमंड का है। तो समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन रेमंड का है। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपका अति लघु उत्तरी में प्रथम प्रश्न पत्र में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 290, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? यह कथन पेस्टॉल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न 291, प्रश्न नंबर 291 क्या है? पौधों का विकास कृषि के द्वारा, ठीक है, पौधों का विकास कैसे होता है? कृषि के द्वारा, एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉक का है, LOCK, लॉक। तो जिस प्रकार पौधों का विकास कैसे होता है? खेती करते हैं पौधे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का विकास कैसे होगा? जब पढ़ेगा लिखेगा एजुकेशन लेगा तो विकसित हो जाएगा, तो वो ये कथन लॉक का है। प्रश्न नंबर 292, शिक्षा में अध्यापक, शिक्षा में अध्यापक हो गया यानी कि टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो ये जॉन डीवी का है। त्रिध्रुवी किसे माना है? ट्राइपोलर शिक्षा क्या होता है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया होता है, यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं, ये जॉन डीवी ने माना है। उसी बात को ये घुमा के अति लघु उत्तरी में पूछ दिया है। प्रश्न नंबर 293, मानव जीवन के कौन से दो पक्ष हैं? तो मानव जीवन के दो पक्ष क्या है? पहला शारीरिक और दूसरा क्या हो? सामाजिक और सांस्कृतिक। तो मानव जीवन देखिए, एक शरीर नहीं रहेगा तो आप नहीं चल पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और दूसरा आपके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक भावना नहीं है तो आप नहीं जी पाएंगे। ये मानव जीवन के दो पक्ष, एक शारीरिक और एक सामाजिक और सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 294, विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? तो विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन का होता था। तो विद्यालय में मुगल काल में प्रवेश के समय क्या होता था? बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक क्या होता था? 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन का होता था। प्रश्न नंबर 295, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है, बताएंगे, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है, एक सेकेंड, शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है, तो यह कथन अरस्तु का है। प्रश्न नंबर 296, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक एडम्स हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के पुस्तक के लेखक जॉन एडम्स हैं। प्रश्न नंबर 297, जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया को दो आधारभूत स्तंभ कौन से बताए हैं? तो जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र दो आधारभूत स्तंभ बताए, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का आधारभूत संबंध ये जॉन एडम्स ने, और यहाँ पे पाठ्यक्रम जोड़ देंगे तो जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 298, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में क्या होता है? समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। प्रश्न नंबर 299, यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, कथन फ्राबेल का है।
प्रश्न नंबर 300वां, यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन, शिक्षा क्या है? आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। प्रश्न नंबर 301, देखिए ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों का सेट खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग लघुत्तरीय स्टार्ट करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जो भी सेकंड सेमेस्टर में है, ताकि उन्हें पता चल जाए, पढ़ने स्टार्ट कर दें। यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। यह कथन अरस्तु का है। यानी कि अगर आप शिक्षा लेते हैं तो क्या कर सकते हैं? परम सत्य है जो जो शिव है और जो सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सकता है। यह कथन अरस्तु का है। प्रश्न नंबर 302, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो छात्रों के अंदर नेतृत्व मतलब लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व मतलब क्या जाएगा? लीडरशिप क्वालिटी। बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, नेतागिरी एक तरह से कह सकते हैं, मतलब पॉलिटिक्स वाली नहीं, मतलब नेतृत्व मतलब किसी भी ग्रुप का नेतृत्व करना हो या बटालियन का या किसी भी क्लास का, ठीक है, ये ऐसे ऐसे भाव में। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, पाठ्यक्रम जैसे कोई भी आप पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया हो गया, जैसे खेल खेल में शिक्षा हो गया, कोई भी प्रतियोगिता हो गया, कोई भी आउटडोर गेम हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया के माध्यम से खेल खेल में आप शिक्षा दे सकते हैं। वो क्या, जब बालक के अंदर नेतृत्व का लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी। प्रश्न नंबर 303, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। ठीक है, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी क्या है? व्यक्तित्व का उन्नयन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। प्रश्न नंबर 304, एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर बागले हैं। एजुकेशन वैल्यूज, एजुकेशन वैल्यू के पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर बागले हैं। प्रश्न नंबर 305, सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सोशली स्किल्ड होना चाहिए, सामाजिक कुशलता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। किससे कैसे बात करना है, समाज में कैसे रहना है, ये सारी चीजें सामाजिक कुशलता के अंतर्गत आएंगी। तो सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन ड्यूई ने माना है। किसने माना है? जॉन ड्यूई ने माना है। प्रश्न नंबर 306, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। प्रश्न नंबर 306 क्या है? समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है? यह कथन रस्क का है। देखिए, कथन और पूछने वाला ज्यादा प्रश्न पूछा है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, ये रस्क का है। वैयक्तिकता का विकास यानी कि इंडिविजुअलिटी का विकास सिर्फ मतलब बालक के अंतर्निहित शक्तियों का, मतलब बालक के खुद का, यानी कि उसके स्वयं का आत्मनिर्भर बने, मतलब एजुकेशन में शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिकता का विकास। ठीक है, यानी कि उसका खुद का पर्सनालिटी डेवलप होती है। व्यक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। ठीक है, चंद्रमा पर जाके आप इसका विकास नहीं कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन नन का है। सामाजिक वातावरण में रहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं बालक के अंदर व्यक्तिकता का विकास। ये कथन नन का है। प्रश्न नंबर 308, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। ठीक है, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन जे एम बाल्डविन का है। किसका है? जे एम बाल्डविन का। किसका है? जे एम बाल्डविन का है। प्रश्न नंबर 309 क्या है? शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक मीनिंगफुल और मोरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि अर्थ नहीं ना हो शिक्षा का। ये क्या है? अर्थपूर्ण और नैतिक प्रक्रिया है। अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है? यह कथन रिवलिन का है।
किसका है? रिवलिन का। देखिए ये प्रश्न खत्म ही होने वाला है, अति लघु उत्तरी वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में। तो हमारे चैनल पर जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ क्लासमेट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 310, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। समाज क्या है? व्यक्ति से श्रेष्ठ है। ये नहीं मानेंगे कि व्यक्ति ही क्या है समाज से श्रेष्ठ है, बल्कि क्या है, समाज श्रेष्ठ है। किससे? तो व्यक्ति से। यह कथन किसका है? ये कथन ही गले का है। रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये 2022 में पूछा है। तो रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। 28 जून 1712, याद रखेंगे, 28 जून 1712। सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? 2022 में पूछा है। तो सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद की आचार मीमांसा पर आधारित है। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? आदर्शवाद की आचार मीमांसा पर आधारित है। तो ये याद रखेंगे, 28 जून 1712 को रूसो का जन्म हुआ था जेनेवा में, और सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद की आचार मीमांसा पर आधारित है। इस प्रकार हमने 312 प्रश्नों को पढ़ लिया है, अति लघुत्तरी प्रश्नों को वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा, लघुत्तरी प्रश्न आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक द्वितीय सेमेस्टर वाले इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं।